तो कल हम लोग पढ़े थे मिड पॉइंट थ्योरम। तो मेंसुरेशन का पार्ट ये कौन सा है? ये पार्ट 5 है। मेंसुरेशन टू डी, मेंसुरेशन 2D और ये पार्ट 5। पार्ट 5। तो कल का जो टॉपिक था वो क्या था? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के जितने भी सवाल थे उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि बाहर वाले ट्रायंगल की एरिया का 1/4 होता है अंदर वाले ट्रायंगल की एरिया। और जो अंदर वाला ट्रायंगल होता है इसकी एक शर्त होती है कि वो जो अंदर वाला ट्रायंगल हो वो बना हो कैसे? ट्रायंगल्स के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो ट्रायंगल बना हो उसकी एरिया बाहर वाले ट्रायंगल की एरिया का 1/4 होगी। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम कह रहा था। लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम जितना सिंपल दिखता है इससे कॉन्सेप्चुअल बहुत सारे रिलेटेड सवाल आते हैं, जो कि जितना कल हम लोगों ने देखा था। अब जो है अब हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक को चालू करने वाले हैं और आज का टॉपिक है सर्कम सर्कल एंड इनसर्कल। सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल एंड इनसर्कल। क्या होता है सर्कम सर्कल और इनसर्कल? इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। सर्कम सर्कल को परिवृत्त बोलते हैं और इनसर्कल को क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सर्कम सर्कल और इनसर्कल कहते किसको हैं। पहले तुम ये जान लो। तो किसी भी पॉलीगन में, ठीक है, किसी भी पॉलीगन में जो उसके सभी साइड्स को टच करते हुए जो ट्रायंगल अंदर बनाई जाती है उसको बोलते हैं इनसर्कल। नाम से ही क्लियर है, IN, इन मतलब अंदर। तो जो ट्रायंगल अंदर बनेगी उस पॉलीगन के अंदर सभी साइड्स को टच करते हुए उसको बोलेंगे इनसर्कल। और सर्कम सर्कल किसको बोलेंगे? जो उस पॉलीगन के बाहर जो सर्कल बनती है उसके वर्टेक्स को टच करते हुए उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। जैसे मैं एक ट्रायंगल का एग्जांपल लेता हूँ, ये मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ बना है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब जो है इसका ये साइड और ये साइड इसको टच करता हुआ अगर हम लोग ट्रायंगल एक सर्कल बना दें इसी ट्रायंगल के अंदर तो यही कहलाएगी इनसर्कल। ये जो बना है सर्कुलर फिगर तो नहीं बन पाया लेकिन इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इनसर्कल बोलेंगे। और इसका जो इनसर्कल होगा उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। प्रत्येक सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर होता है, तो इसका भी सेंटर होगा जो कि इसके अंदर होगा। तो ये होगा यहाँ पे इसका सेंटर। और सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस की जो दूरी होती है उसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो ये कहलाएगा रेडियस, ये भी क्या कहलाएगा? रेडियस। और ये भी क्या कहलाएगा? रेडियस। ठीक है, तो इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट की दूरी बराबर होगी और उसको हम लोग क्या नाम देंगे? रेडियस नाम देंगे। ठीक है, अच्छा, इस बात को तो पहले से ही हम लोग जानते हैं। अब जानते हैं सर्कम सर्कल किसको कहते हैं, वो देखिए। रेडियस के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। अब देखिए सर्कम सर्कल को। सर्कम सर्कल क्या होता है? इसके जो ये कोने हैं इसी को वर्टेक्स बोलते हैं। इसके तीनों कोने को ज्वाइन करके जो एक नया सर्कल हम बना सकते हैं उसी को हम बोलेंगे सर्कम सर्कल। जैसे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, सर्कुलर तो नहीं बन पाएगा लेकिन फिर भी ऐसे कुछ इस शेप में ये बनता रहे। ये तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सर्कम सर्कल। ये जो नया सर्कल बना है इसको बोलेंगे सर्कम सर्कल। और इसकी रेडियस, इसका यहाँ पे कहीं सेंटर होगा तो इस सेंटर से, सॉरी, इसकी सेंटर जो होती है वो हाइपोटेनस पे होती है, लेकिन हमने गलती से यहाँ मान लिया ये हाइपोटेनस पे हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ज़रूरी नहीं है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है सर्कम सर्कल जो बनता है उसका जो सेंटर होता है वो कहाँ होता है? हाइपोटेनस पे होता है, हाइपोटेनस के बिल्कुल बीचों बीच। तो यहाँ से अगर हम लोग प्रोटेक्टर रख करके
और यहाँ से हम लोग खींचेंगे तो ये एकदम ऐसे ही सर्कल मतलब पूरे गोल में बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, यही सेंटर कहलाएगी। ठीक है, तो सेंटर से इसकी दूरी यही क्या हो जाएगी, यही रेडियस हो जाएगी। या फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर दे, ये भी रेडियस ही कहलाएगी। या फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर दे, ये भी क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर दें, ये भी रेडियस ही कहलाएगा। ठीक है, ये देखने में पास लग रहा है, लेकिन जब हम इसको पूरा गोल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। बस यहाँ पे अभी देखने में पास लग रहा है, लेकिन जितना दूर ये होगा उतना ही दूर ये भी होगा, ये कहीं इधर जाएगा। तो बस हमें इतना ही समझना था कि सर्कम सर्कल किसको बोलते हैं, जो बाहर बना है उसको सर्कम सर्कल, और जो ट्रायंगल के अंदर बना है उसको इन सर्कल। ठीक है, और जो भी सर्कल होगा, चाहे वो सर्कम सर्कल हो, चाहे वो इन सर्कल हो या सर्कम सर्कल हो, दोनों सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा जो कि उसके अंदर होगा और उसकी फिक्स रेडियस होगी। ठीक है, तो बस हमसे यही पूछेगा कि यहाँ पे इसकी रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है और उसकी रेडियस को हम लोग कैसे निकालेंगे, बस यही हमें जानना है। तो एक एक करके हम लोग जानने की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रायंगल से। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो उसमें जो है सर्कम सर्कल और इन सर्कल की रेडियस कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन सर्कल के बारे में। अंतःवृत्त, रेडियस ऑफ इन सर्कल, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है। तो पहले तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं अच्छे से, और इसको जो है हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। लेकिन अंततः आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्मूले को याद रखना है। आपको ये डिटेल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो, इसमें जो है इस डिटेल से हमें मतलब होना, इस डिटेल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये एक सर्कल बन गया जो कि गोल नहीं बना, लेकिन फिर भी मान लीजिए एक सेकंड के लिए सर्कल ही है। ए, बी और सी हमने नाम दिया, और ओ हो गया सर्कल का सेंटर। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एकदम अच्छे से, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। O is the center of in circle, center of in सर्कल। O क्या है, इन सर्कल का सेंटर है। अब सुनिए, O से जो है हमें इतनी दूरी पता चल जाए इसकी वैल्यू, तो हम कह देंगे यही रेडियस हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस की दूरी। तो यही रेडियस तो हमें फाइंड करना था, लेकिन इसकी दूरी अब हम कैसे निकालेंगे उसको देखिए। हम लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे ब्लू पेन से। पहले तो ये आपको क्लियर है, ये रेडियस कहलाएगा, ये भी रेडियस ही कहलाएगा। सेंटर से या इसकी दूरी भी रेडियस ही कहलाती है, और ये भी क्या कहलाएगा, ये भी रेडियस ही कहलाएगा। ठीक है, अब हम तीनों कोने से इस ओ को जोड़ देते हैं एक बार स्ट्रेट लाइन से। ऐसे जोड़ेंगे, फिर ऐसे जोड़ेंगे, जोड़ दिए ये दोनों कोने से, और ये तीसरा कोने से जोड़ दिए, इसको जुड़ गया। ठीक है, अब देखिए सर्कल में जो होता है सेंटर से, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल को टच करते हुए एक लाइन जा रही है AC।
तो सर्कल को जो भी लाइन टच करते हुए जाए, न कि उससे पास नहीं, सर्कल को टच करते हुए जो भी लाइन जाएगी वो रेडियस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, सर्कल को टच करती हुई ये लाइन देखिए, यहाँ पे ए बी है जो कि इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसको पी, ये क्यू और ये आर। तो जो ओ क्यू होगा, ए बी इसको टच करते हुए जा रही है और ओ क्यू क्या है, रेडियस। तो रेडियस जो है, जो भी लाइन टच करते हुए जा रही है सर्कल को, उसके साथ 90 डिग्री बनाता है। यहाँ देखिए ओ आर भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और इस सर्कल को टच करते हुए लाइन जा रही है बी सी, तो बी सी के साथ जो ओ आर बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। और इसमें देखिए ओ पी, ओ क्यू और ओ आर ये क्या है, रेडियस है। तो ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर ओ आर बराबर रेडियस, इसको हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब हमने वर्टेक्स से इस ओ को ज्वाइन किया, तीनों वर्टेक्स से, तो आप देख पा रहे हैं एक ट्रायंगल यहाँ पे बना, एक ये छोटा ट्रायंगल बना। ठीक है, एक ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल ये बना। तो टोटल ये जो बड़ा ट्रायंगल है वो 3 ट्रायंगल में डिवाइडेड हो गया। कौन कौन से ट्रायंगल बने देख लीजिए। एक ट्रायंगल बना ए ओ बी, दिख गया ए ओ बी। तो 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, मैं पहले उनका नाम लिख देता हूँ। ट्रायंगल ए ओ बी, दूसरा बन रहा है ट्रायंगल बी ओ सी, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बी ओ सी। और तीसरा जो ट्रायंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी। ये ट्रायंगल जो है 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, 3 छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, ए ओ बी ओ सी और ए ओ सी। अब जो ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा, ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा वही क्या होगा, वही इन सब की तीनों की एरिया के सम के बराबर होगा। ये बात ठीक है। तो देखिए, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको हम लोग बेस मान लेते हैं। और ये क्या है, ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस। जो भी साइड 90 डिग्री के सामने आएगा ट्रायंगल में, उसी को नाम दिया जाता है हाइपोटेनस। और इसकी विशेषता ये होती है कि ये ट्रायंगल्स के तीनों साइड में सबसे बड़ा ये होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, एरिया जो होगा ट्रायंगल ए बी सी का, बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी का, वो बराबर होगा, इन तीनों के एरिया को जोड़ देंगे तो इसकी तीनों की एरिया का जोड़ ए बी सी के एरिया के बराबर आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, अब सुनिए, अब ट्रायंगल की एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो बेस यहाँ पे है जिस पे 90 डिग्री बन जाए सामने वाले वर्टेक्स से, उसको हम लोग बेस लेते हैं। और जो 90 डिग्री बना रही है वो वाली लाइन क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस को हमने बी लिखा, इंटू हाइट, और हाइट इसमें कितना है, हाइट को परपेंडिकुलर बोले हैं तो पी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हाफ इंटू पी इंटू पी। अब ए ओ बी के एरिया को देखिए, ए ओ बी, इसमें देखिए, इस पे 90 डिग्री बन रहा है, किस पे, ए बी पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। कौन बना रहा है, ओ क्यू बना रहा है। तो ओ क्यू हो जाएगा हाइट इस ट्रायंगल का, और बेस हम लोग किस पे लेंगे, जिस पे 90 डिग्री बना है। तो इस पे 90 डिग्री बना है, इसकी लंबाई कितनी है, पी है। तो हाफ इंटू बेस हमने लिया ए बी को, और ए बी की लंबाई है पी,
और ओ क्यू क्या है, ओ क्यू हाइट है और ओ क्यू इस सर्कल का रेडियस है। तो इसको हम लोग लिखे हैं आर से, तो यहाँ भी इसको लिखेंगे आर से। फिर उसके बाद ए ओ सी की एरिया, ए ओ सी, ये एक ट्रायंगल बना, इसकी एरिया देखिए। तो इसकी एरिया में हम लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस। अब इस पे देखिए यहाँ पे हाइट क्या है, हाइट ये ओ पी है, ए ओ सी ट्रायंगल आपको दिख गया, तो ओ पी क्या है, हाइट है। और बेस किसको लेंगे, जिस पे 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि ए सी पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ए सी को हम लोग बेस लेंगे। और ए सी को हम लोगों ने हाइपोटेनस बोला है, तो ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे बेस हो गया एच। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो हाइट है वो क्या है, आर है, प्लस हाफ इंटू फिर बेस इंटू हाइट बी ओ सी में, तो बी सी बेस हो जाएगा और ओ आर क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो बी सी बेस है, तो इसको हम लोगों ने बी से लिखा है, ठीक है। और इंटू ओ आर क्या है, रेडियस है। यहाँ तक ठीक है। तो इन सब का सम इस वाले ट्रायंगल की एरिया के सम के बराबर होगा। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 1/2 1/2 1/2 कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेकर के काट देंगे। तो यहाँ बचा b इंटू पी, ठीक है। अब यहाँ बचा p इंटू आर प्लस h इंटू आर, सॉरी ये इंटू है, प्लस b इंटू आर। और ये जो 1/2 1/2 1/2 था, इसको कॉमन लिया और इस 1/2 वाले से काट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से सभी जगह से 1/2 ख़त्म हो गया। अब यहाँ इसमें आर है, इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, तो आर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो b इंटू पी बराबर, आर को हमने ले लिया कॉमन, तो क्या आया, p प्लस एच प्लस बी, ये आ गया, ठीक है। आर की वैल्यू हमें पता करनी थी, क्यों, क्योंकि हमें अंततः यही तो पता करना था कि जो ये इन सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस की लंबाई बताइए, बस इसकी रेडियस कितनी होगी यही बात हमें पता करनी थी। और रेडियस को हम लोगों ने आर से डिनोट किया है, तो हमें आर की वैल्यू बस पता करनी थी। हमें इस बात से कोई लेन देन नहीं कि इसका ट्रायंगल की एरिया, इसके ट्रायंगल की एरिया और इसके ट्रायंगल की एरिया सेम होगी, ठीक है। होती होगी, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो अंततः इसका हमने बस प्रयोग किया है सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए कि ट्रायंगल का जो इन सर्कल होगा उसकी रेडियस क्या होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से रेडियस बराबर आ जाएगा, इसको कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो रेडियस बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b इंटू पी अपॉन p प्लस बी प्लस एच, ये आ गया। तो ये होता है इन सर्कल का रेडियस। ये इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये देखिए, r बराबर b इंटू पी अपॉन p प्लस बी प्लस एच। तो r बराबर जो आया था वो आया था p इंटू बी अपॉन p प्लस बी प्लस एच, ये आया था, ठीक है। तो अब हम इसको एक ब्रैकेट में और इसको ऐसे लिख देते हैं, लिख दिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको और प्रोसेस करके और सिंप्लीफाई करेंगे। ये फाइनल फार्मूला नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देंगे आसान बनाने के लिए। और आसान कैसे बनाएंगे, देखिए p प्लस बी प्लस में एच है, तो हम लोग इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे और रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, देखिए p प्लस बी, ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू, साइन बदल देंगे। यहाँ इन दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ लगा देंगे माइनस,
और इसी वैल्यू को नीचे भी लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे, p प्लस बी माइनस एच। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, p इंटू बी, पी बी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या ऊपर आया, p प्लस बी माइनस एच, और नीचे क्या आया, नीचे आया ये देखिए फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, और दोनों के बीच यहाँ साइन अलग अलग लगाए, तो यहाँ हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, यानी कि p प्लस बी का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब जब हम p प्लस बी के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो देखिए p इंटू बी, p प्लस बी माइनस एच, हम इसको ओपन करने जा रहे हैं, तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pb, अब माइनस में ये एच स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस ने एक बात बताई थी कि जो एच स्क्वायर की वैल्यू होती है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती है। तो इन दोनों, ये दोनों चीज़ इक्वल है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है, ये बात हमें पाइथागोरस ने बताई थी। तो अगर दो चीज़ इक्वल है और यहाँ साइन क्या है, माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, ये कैसे कटा है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि इसके जगह पे हम एच स्क्वायर लिखते हैं और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाता है, इसके जगह मतलब इन दोनों के जगहों पे, ठीक है, एच स्क्वायर लिखते हैं, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाता है। ये तो समझ में आ गया। अब देखें, अब नीचे क्या बचा है, नीचे बस बचा 2pb, ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है। तो थोड़ा सा बस एक लाइन और प्रोसीड करना है हमें, p इंटू बी, p प्लस बी माइनस एच अपॉन 2pb। अब ये देखिए pb से pb कट गया, तो फाइनल उत्तर क्या आया, रेडियस ऑफ इन सर्कल बराबर p प्लस बी माइनस एच अपॉन 2, ये आ गया इन सर्कल का रेडियस। हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया था, जो कि रेडियस की वैल्यू इतनी इस तरीके से आई थी, b इंटू पी अपॉन पी प्लस बी प्लस एच। तो इसको हम लोगों ने लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके एक ही लाइन वाला फार्मूला बना दिया, और वो जो अंतिम फार्मूला आया वही बस हमें ध्यान रखना है कि रेडियस जो होता है वो p और b को जोड़ देंगे और h से घटा देंगे, ठीक है, और जो आएगा उसको आधा कर देंगे, बस ये होता है रेडियस ऑफ इन सर्कल। किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो इन सर्कल की रेडियस का फार्मूला आया वो क्या आया, अब देखिए आपको दे देगा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके परपेंडिकुलर्स, जिसके राइट एंगल साइड्स की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा इसके इन सर्कल की रेडियस बताइए, तो हम इसको कैसे बताएंगे, देखिए इन सर्कल की रेडियस बताने के लिए हमें p, ये तो p है और ये क्या है b, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, बेस की वैल्यू पता है, हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं पता है, तो हमें तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस की वैल्यू को निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो h की वैल्यू जो आएगी वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर आएगी अंडर रूट में, तो 16 स्क्वायर प्लस में 12 स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 प्लस में 144, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू 6 4 10, 5 4 9 और 10, 2 और
एक 3 और एक 4, अंडर रूट 400, यानी कि अंडर रूट हट जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइपोटेनस हमें निकल के आ गया, तो हम तुरंत इन सर्कल की रेडियस वाला फार्मूला लगा देंगे P+B, यानी कि इसको और इसको जोड़ दिया तो 16 और 12 को जोड़ेंगे तो 16 + 12 - 20 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो मात्र 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर हमारा इन सर्कल की रेडियस निकल जाएगी। 16 और इसको जोड़ेंगे 28, 28 में से 20 क्या 8 और 8/2 4, तो इन सर्कल की रेडियस कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रश्न बस दे देगा कि राइट एंगल ट्रायंगल की राइट एंगल साइड्स की लंबाई इतनी और इतनी दी गई है, तो आप इसके इन सर्कल की रेडियस की लंबाई बताइए। तो बता लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा और हाइपोटेनस निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद इस फॉर्मूले को लगा देंगे P+B - h/2। तो ये हो जाएगा राइट इन सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में। अब इसके बाद जो है 2 टॉपिक है हमारा, इन सर्कल खत्म हो गया। अब सर्कम सर्कल के बारे में देखिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दूसरा जो है वो हमें जानना है सर्कम सर्कल के बारे में। सर्कम सर्कल की रेडियस यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या। सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल जिसको परिवृत्त बोलते हैं, तो परिवृत्त की त्रिज्या इसको कैसे निकालेंगे? किस ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो परिवृत्त की त्रिज्या है उसको हम लोग ये है। ठीक है, तो ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इसी का आधा, ये हाइपोटेनस का आधा यही होता है परिवृत्त की त्रिज्या। यानी कि यहाँ पे अगर हम प्रोटेक्टर यानी कि लंगड़ा प्रकार रख करके और सर्कल बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से इन तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा, सॉरी तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा, तो ये बन जाएगा सर्कम सर्कल। तो ये सर्कम सर्कल को जहाँ पे हमने क्या रखा है, लगड़ा प्रकार की जो नीडल को रखा है वही इस सर्कल का रेडियस होगी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? रेडियस। तो यहाँ से इस ये सेंटर है, सेंटर से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? रेडियस। तो ये पूरा का पूरा हाइपोटेनस है, तो यहाँ से इसकी दूरी रेडियस, तो यहाँ से इसकी दूरी भी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से ये टोटल हाइपोटेनस था, तो यहाँ से हमें समझ में आया इसका हाइपोटेनस था यानी कि इसकी लंबाई h थी, तो r + r = h, यानी कि 2r बराबर क्या आ जाएगा? h हो जाएगा। सॉरी, कैपिटल R से इसको डिनोट करना चाहिए था, तो हम यहाँ से मान लेते हैं 2r = h, तो r बराबर क्या आ जाएगा? h/2, यानी कि h मतलब हाइपोटेनस। इस बात को ध्यान रखिएगा, हाइपोटेनस का आधा होता है सर्कम सर्कल की रेडियस। सर्कम सर्कल की रेडियस क्या होता है? हाइपोटेनस का आधा। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सर्कल की रेडियस निकालने के लिए हमें हाइपोटेनस की वैल्यू का पता होना ज़रूरी है। हाइपोटेनस की वैल्यू पता है तो बस हम उसका आधा कर देंगे तो सर्कम सर्कल की रेडियस आ जाएगी। ठीक है, अब सुनिए थोड़ी सी, इसमें 1-2 और पॉइंट आते हैं। वो ये आता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 90 डिग्री वाली साइड जो बन रही है इससे हम लोग मीडियन ड्रॉ करते हैं। तो मीडियन जो ड्रॉ करेंगे वो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये मीडियन क्या करेगी? सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी कि ये मीडियन सीधे जा कर के टच कहाँ होएगी? सर्कम सर्कल के सेंटर पे सीधे जा कर के ये टच होगी। सर्कम सर्कल के सेंटर पे ये जा कर के टच होगी। ठीक है, तो ये एक तरह से ये क्या बन जाएगा? ये भी रेडियस ही बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा? ये एक रेडियस बन जाएगा। दिख रहा है? ये एक क्या बन गया? रेडियस। क्यों? क्योंकि ये सर्कम सर्कल का सेंटर है और सेंटर है, और ये क्या है? ये सर्कमफ्रेंस है इस सर्कल का,
तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। तो इस तरीके से अगर हमें मीडियन की लंबाई दी गई है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप इस बात को समझिएगा, जो मीडियन की लंबाई जो दी गई है वो क्या है, वो एक तरह से सर्कल का रेडियस का भी काम कर रहा है। तो यहाँ से हमें समझ में आ गई कि अगर हमसे पूछेगा लेंथ ऑफ मीडियन, तो ये इक्वल होगा हमेशा किसके, ये इक्वल होगा रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल के, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल के रेडियस के बराबर इसकी लंबाई होगी। और इसकी रेडियस किसके बराबर है, हाइपोटेनस का आधा है, हाइपोटेनस का आधा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों बातें आपस में इंटरलिंक हैं कि जो मीडियन का लेंथ होगा किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, और वो मीडियन कहाँ से पास कर रही है, वो मीडियन जो है राइट एंगल जो वर्टेक्स है उस वाले वर्टेक्स से, यानी कि जो वर्टेक्स 90 डिग्री बना रहा है उस वर्टेक्स से पास होने वाली मीडियन जो कि हाइपोटेनस को क्या कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर दे रही है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, ये मीडियन जो है, हम लोगों ने मीडियन के डेफिनेशन में पहले ही पढ़ चुके हैं कि मीडियन जो है 90 डिग्री नहीं बनाता है। मीडियन क्या करता है, मीडियन सामान्य रूप से ट्रायंगल में क्या करता है, ट्रायंगल के जिस भी साइड पे मीडियन पड़ा है वो उस साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, और दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करता है कि दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और ट्रायंगल की एरिया को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पे जाए और यहाँ पे 90 डिग्री भी बना दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। किसी किसी केस में ये 90 डिग्री बनाता है, और वो किस में बनाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में बनाता है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन होती है तभी ये 90 डिग्री बनता है, अन्यथा जो तीन मीडियन है तीनों में 90 डिग्री नहीं बनाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक ही चमत्कारी मीडियन होता है जिसमें वो 90 डिग्री बनता है। तो ये तो पार्ट फर्स्ट में शुरुआत में मेंसुरेशन के ही हम लोग इस बात को पढ़ लिए थे। ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में सीधी सीधी बात है, यहाँ से हम लोग टोटल क्या जान गए, सर्कम सर्कल और इन सर्कल का फार्मूला जान गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा रोल है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बिना इसके अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो आपका अभी भी ज्ञान क्या है, अधूरा ही कहलाएगा, जब तक आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट की जानकारी नहीं है तब तक आप उतने ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानना इसीलिए ज़रूरी है। समझ में आ गया? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, तो पाइथागोरस ने जो बात हमसे कही थी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनने के लिए भैया एक कंडीशन का होना अति आवश्यक है, और वो आवश्यक कंडीशन क्या है, वो आवश्यक शर्त ये है कि जो हाइपोटेनस आप बना रहे हैं ना, उस हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यही बात पाइथागोरस ने बात कही थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बात पाइथागोरस ने कही थी। तो अब बात ये समझ लीजिए कि हम लोग इन तीनों की वैल्यू को एट रैंडम कुछ भी नहीं मान सकते। जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन के लिए कुछ शर्तें अनिवार्य रूप से ज़रूरी हैं, और वो शर्तें क्या थी, वो उस समय हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरे साइड की लंबाई से अधिक होना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से हमने दो शर्तों को डिस्कस किया था, तो उसको मैं नहीं बताऊंगा। पहले तो आप इस बारे में जान जाइए कि इसी तरीके से ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहलाने के लिए
हाइपोटेनस के स्क्वायर का सम, हाइपोटेनस के स्क्वायर की वैल्यू परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर जी एक बात बताइए, हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं और इसको हम चीख के कह रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप बताइए क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। तो मैं पूछूंगा चलो इसके साइड्स की लंबाई तुम हमें बताओ, तब मैं बताऊंगा। तो तुम बोल दिए ये साइड की लंबाई एक 5 है, एक 13 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है और एक है आपका 10 सेंटीमीटर। तो आप एक बात बताइए, हम कह रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, लेकिन आप इस बात को, लोग इससे मना कर रहे हैं। तो कैसे पता करें हम ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे तो बात इस बात पे फंस रही है ना कि हर एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। पहले बात तो ये जब बहुत ही गोल्डन बात है कि हर एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। तो अब हम कैसे पता करें कि ये 13, 5 और 10 सेंटीमीटर से बना हुआ ट्रायंगल, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल समझ रहे हैं, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है भी या नहीं। तो इसी बात को पाइथागोरस ने बताया था बहुत आविष्कार करके, कि पाइथागोरस कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल तभी बनेगा बाबू जो सबसे बड़ी साइड होगी, जिसको उन्होंने हाइपोटेनस बोला, और हम लोग भी सारी दुनिया इसे हाइपोटेनस के नाम से जानती है। और इसकी दूसरी जो पहचान होती है ज्योमेट्री में वो ये होती है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों पहचान है, या तो सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे, वो भी बात सही है, या फिर 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे। अगर हमें साइड की लंबाई नहीं दी गई है तो यहाँ 90 डिग्री साफ साफ आँख से दिखाई दे रहा है, तो आँख से ये भी दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, ये है, तो इसी को तो हाइपोटेनस बोलेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर हम इसको बोले चाहे इसको बोले, उससे अभी फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए तो अब बात हम कर लेते हैं, इसमें से कोई एक भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई एक बेस हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस निश्चित रूप से यही होगा। ठीक है, तो चलो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या नहीं। तो लगा देते हैं LHS इक्वल टू RHS, देखते हैं आता है कि नहीं। हाइपोटेनस का स्क्वायर आप निकाल लो पहले, 13 का स्क्वायर, एच हाइपोटेनस 13 ही है तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर, अब बेस के स्क्वायर को जोड़ देते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ दिया। पी की वैल्यू है 5, 5 का किया स्क्वायर, बी की वैल्यू है 10, 10 का किया स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 10 का स्क्वायर हो गया 100, जोड़ने पे कितना आया 125 आया। तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या एच स्क्वायर के बराबर आ रही है, नहीं आ रही है। क्यों, क्योंकि इधर 125 आ रहा है और एच स्क्वायर की वैल्यू 169 है। तो ये अब एकदम ये बात देख करके जर्मनी का भी बच्चा बोल देगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये बात जर्मनी का भी बच्चा भी बोल देगा कि अब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन सकता। कलयुग में तो ये कभी नहीं राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए ये शर्त देख लीजिए, आपको कितनी आवश्यक बात ये पाइथागोरस बता के गए हैं। तो आप चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से किसी भी साइड की लंबाई को हम लेकर के राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना सकते। ठीक है, तो उसकी एक फिक्स्ड साइड है, उन्हीं से वो राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है बस। ठीक है, या फिर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे तब बनेगा। तो हर एक नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं कि हम यहाँ पे एट रेंडम कुछ भी ले लें, यहाँ हमारा मन किया यहाँ 17 ले लिया, यहाँ 12 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, नहीं ले सकते, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उसी को बोला गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट कि वो ऐसी 3 संख्याएं जिनको राइट एंगल ट्रायंगल के पाइथागोरस वाली बात को ओबे करते हैं, उसी को क्या बोला गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला गया। तो ऐसी 3 संख्याएं, ऐसी 3 संख्याओं का जोड़ा, ऐसी 3 संख्याएं, 3 का मतलब ट्रिपलेट, तो ऐसी 3 संख्याओं का जोड़ा जो इस
पाइथागोरस थ्योरम वाली बात को ऑबे करती हैं, यानी कि उसको उस बात को मानती हैं। यानी कि उसमें जो है बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर दो छोटी वाली संख्या के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाता है। तो ऐसे में वो जो तीनों संख्याएं हैं वो क्या बना देंगी, राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगी। ठीक है, तो वही होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ऐसे कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट को हमें याद रखना पड़ता है, जिससे हम राइट एंगल ट्रायंगल्स के सवालों को आसानी से कर लेंगे। तो देखिए ऐसे कौन कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं वो ये हैं। बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट इनको भी कह सकते हैं, जिससे बाहर आपको एसएससी नहीं पूछेगा तो इतना ही से पूछेगा। ठीक है, एक होगा 3, 4 और 5, ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दूसरा, इन्हीं से बहुत सारे बन सकते हैं। दूसरा 8, 15, 17। तीसरा है 5, 12, 13। और फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं फोर्थ। एक सेकंड। तो इसी में जो है फोर्थ है 7, 24, 25 और एक लास्ट है 20, 21 और 29। बस इतने पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद है तो मोर देन एनफ है आपको एसएससी के लिए। ठीक है, या फिर अन्य एग्जाम्स के लिए भी। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनमें राइट एंगल ट्रायंगल के सवाल आते हैं उनमें इतने ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता है तो आप कोई सा भी सवाल राइट एंगल ट्रायंगल का, जो कि हाइपोटेनस निकालना हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, बेस निकालना हो, आप इनके मदद से तुरंत निकाल लेंगे बिना पेन उठाए। आप अगर आपको इन सब की जानकारी होगी, इन सारे ट्रिपलेट्स की, तो आप उसको तुरंत कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब 3, 4 और 5। पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कैसे फॉलो कर रहा है। थोड़ा सा मैं इस पर रोशनी डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इधर किनारे इस पे बात करते हैं। मान लीजिए हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3, 4, 5 वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या कौन है, 5। इसी को तो हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। ठीक है, अब बाकी दोनों छोटे वाले का स्क्वायर को जोड़ने से 25 आना चाहिए, तभी ये फॉलो कर रहा है, अन्यथा नहीं कर रहा। तो जोड़ लो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना आ गया, 25। देख लीजिए आ गया ना। ठीक है, तो ऐसे आप प्रत्येक जितने भी पाँचों लिखवाया गया है इसको चेक कर सकते हैं। और जो बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर है बाकी दोनों संख्या के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा ही आएगा। ठीक है, तभी तो हमने इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल रखा है। तो देखिए 3, 4 और 5, इसको प्रत्येक को हम लोग दुगना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6, 8 और 10। प्रत्येक को दुगना कर दिया, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही है। ठीक है, इसको 3 गुना कर दें तो एक तो ये बन गया। पहले इसको डब्बे में कर लेते हैं, इसको 3 गुना कर दें तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 बन गया। ठीक है, तो अब इसको कितना भी गुना कर दे, 4 गुना, 5 गुना, तो ऐसे ट्रिपलेट्स आते जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें बेसिक ट्रिपलेट पता होना चाहिए 3, 4 और 5। तो इसका हम लोग इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, देखिए अब जो मान लीजिए आपको ये दे देगा। ठीक है, तो ये दे देगा तो आप इन तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। ये 3 से कट रहा है, ठीक है, ये किससे कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। तो 3 3 से काट करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। ये 3 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। और ये 3 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। तो 3, 4 और 5 समझ में आ गया। तो ये वही ट्रिपलेट दिया गया है, ऐसे हमें अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 8, 15 और 17, तो इसका दुगना किया, 8 का दुगना 16, 15 का दुगना 30, 17 का दुगना 34 हो गया। 3 गुना कर दिया,
तो 3 गुना करेंगे तो 8 का 3 गुना हो जाएगा 24, 15 3 45, 17 3 51। फिर इसमें देख लीजिए आप काट करके किसी को भी सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 से कट जाएगा, ये भी और ये भी 2 से कट करके यही आ जाएगा। तो जब हमें बेसिक वाला पता होगा तो हम 2.5 से हम पता कर लेंगे कि तीसरा साइड क्या होगा। चाहे कोई 2 साइड की लंबाई दे जाएगी आपको और तीसरे साइड का निकालना रहेगा बस। तो आप इसको बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए सिर्फ और सिर्फ ट्रिपलेट्स के मदद से ही तुरंत निकाल लेंगे, वो भी बिना पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 12 और 13, 10 24 26। ठीक है, इन सबको नहीं याद रखना है आपको सिर्फ ये वाली 5 बातें याद रखनी है। ये तो मैं आपको ऐसे ही मतलब दिखा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 15 36 39, 14 48 50, 3 गुना किया 21, 24 तिया कितना होता है 72, 25 तिया 75, इस 40 42 58, फिर 60 63 और 29 तिया 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 2 8 87। ये इस तरीके से ट्रिपलेट आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा सर जी, अगर हमें ये याद है तो इसका यूज कहाँ आएगा, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ पहले क्वेश्चंस में। देखिए, मान लीजिए आपको अगर प्रश्न इस तरीके से पूछ दे कि जो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दे, ठीक है, और उसमें बोल दे कि एंगल बी पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो आपसे देखिए बोल देगा कि जो ए सी की लंबाई है वो है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ए बी की लंबाई है वो है 21 सेंटीमीटर। तो आप बताइए बी सी की लंबाई क्या होगी। ये पहला सवाल आपसे इस टाइप में पूछ देगा। तब आप इसमें क्या करेंगे, अब इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो अब हम बैठ के वहाँ पे 75 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 21 का स्क्वायर निकालेंगे, ये भी ठीक है। फिर 75 के स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर घटाएंगे, फिर जो आएगा उसका अंडर रूट लेंगे, तब जाके बी सी की वैल्यू आएगी। और इसमें लगभग अगर नहीं भी समय लगेगा तो हमें कम से कम मान के चलिए कि 2 मिनट का समय हमारा इसी में निकल जाएगा। और इतने आसान सवाल वहाँ पे दिखने वाले नहीं हैं, लेकिन ये किसी न किसी बड़े सवाल का ये एक छोटा सा अंश ये है। कोई एक बड़ा सवाल उसमें दे दिया रहेगा जिसमें इस तरह की सिचुएशन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सामने आएगी कि 2 साइड की लंबाई हमें पता है, हमसे तीसरे साइड की लंबाई हमें निकालना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोग अब बैठेंगे तो पहले तो उस क्वेश्चन को लगाने में ही हमारा 2 मिनट चला गया। अब वहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके जब तीसरी साइड निकालेंगे 3 मिनट और चला जाएगा। तो 5 से 7 मिनट तो हमारा उसी सवाल में चला जाएगा। तो इस तरीके से इस स्पीड से मेंस हमारा नहीं हो पाएगा। तो हमें क्विक रहना है, फास्ट रहना है। तो उसके लिए हम लोग अभी से इसकी तैयारी हम लोग अच्छे से कर लें ताकि हमें वहाँ पे दिक्कत न आए। कम से कम हमें इस बात का तो पता हो कि हम 2 साइड की लंबाई दी गई है, तीसरी साइड हम तुरंत बता सकते हैं बिना पेन उठाए। देखिए कैसे मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों संख्या दी गई हैं 75 और ये 21 दिया हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ बात है, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी हो उससे हमें मैटर नहीं है। तो ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो इन दोनों को हम देखेंगे तो ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, काट देते हैं। 3 से काटेंगे तो 75 3 से कटेगा 25 बार में। ठीक है, और ये 3 से कटेगा 7 बार में।
तो अब एक आया 25 और एक आया 7। तो आपको जब ट्रिपलेट याद होगा तो आप खुद कहेंगे सर जी 7, 24 और 25 का एक ट्रिपलेट होता है। 7, 24 और 25 का एक ट्रिपलेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कितना है, ये वाला 25 है, ये वाला 7 है, तो ये वाला 24 होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला 25 नहीं है, ये वाला 3 गुना 75 है, और ये भी 7 नहीं है, ये भी 3 गुना में 21 है, तो ये भी 24 ना होकर के 3 गुना में कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। बस बात ख़त्म, तुरंत आ गया। समझ में आया? तो इस तरीके से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए हमें एक और सिचुएशन दे दें। फिगर वही है, और इस तरीके से सेकंड सिचुएशन ये दे दे कि जो ए बी की लंबाई है वो है 60 सेंटीमीटर, और जो ए सी की लंबाई है वो है 68 सेंटीमीटर। तो हमें बी सी की लंबाई बताइए। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे। सवाल दिख गया? एंगल बी पे 90 डिग्री भी दिख रहा है। ठीक है, ए बी की लंबाई दिख रही है आपको 60 सेंटीमीटर, ए सी जो है वो हाइपोटेनस है और उसकी लंबाई दिख रही है 68 सेंटीमीटर। तो बी सी की लंबाई निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमें तरीका पता है वो बस एकमात्र एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है पाइथागोरस थ्योरम का यूज। लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब कौन जाएगा 68 का स्क्वायर निकालने, और उसको निकाल के फिर 60 के स्क्वायर को तो आसानी से निकाल सकता है कोई भी, उसमें माइनस करेगा, फिर जो आएगा उसका अंडर रूट लगाएगा, अंडर रूट में से जो बाहर आएगा उसको बाहर निकालेगा। उसका अंडर रूट को सॉल्व करना एक अलग वो है। ठीक है, तो इतना सारी प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ेगा, तब जाके हमें बी सी की वैल्यू पता चलेगी। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होता है वो क्या करेगा, वो कहेगा सर जी कहेंगे कि हमें इतना आप परेशान कर रहे हैं, हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो हम पे थोड़ी सी रहम करिए और हमें बस इसके आसान तरीके से जाने दीजिए। ठीक है, आपको बस बी सी की लंबाई से मतलब है, हम ला के दे रहे हैं। तरीका चाहे जो भी हो, हम आंसर सही लाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए हम क्या करेंगे। तो जो समझदार बच्चा है वो कहेगा सर जी इन दोनों को देखेंगे किससे कट रहा है। तो सर जी एक बात आप देखिए, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। बहुत अच्छी बात, मैं तो खुश हो जाऊँगा, कहूँगा ठीक है बाबू काटो। तो 34 और ये 30। ठीक है, फिर मैं कहूँ, फिर वो कहेगा सर जी अभी भी कट रहा है, 30 और 34 से कोई ट्रिपलेट आपने नहीं बताया है। तो अभी भी कट रहा है, तो अभी भी एक बार और काट के देख लेते हैं क्या जाता है। काट दिया, 15 हो गया और ये 17 हो गया। अब हमें ट्रिपलेट याद आ गया सर जी 15 और 17। 15 और 17 से हमें एक ट्रिपलेट हमें याद आ गया, 8, 15 और 17 का, 8, 15 और 17 का एक ट्रिपलेट याद आ गया। ठीक है, तो अब हमें 15 की वैल्यू भी दी गई है, 17 की वैल्यू भी दी गई है, 8 की वैल्यू निकाल देना है। तो 17 की वैल्यू 68 दिया गया यानी कि 4 गुना, तो 8 की वैल्यू भी 4 गुना कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। बस बात खत्म। अब इसमें न तो हमें स्क्वायर निकालने की ज़रूरत, न तो घटा करके उसका अंडर रूट निकालने की ज़रूरत। मात्र 5 सेकेंड में हम उसके ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक और एक लास्ट देखिए, एक लास्ट बचा है, तो बस इतने में ही हम इसका प्रयास करते हैं। सेव द पेपर, इतने में ही हम इसको निपटाते हैं। चलिए इस बार आप ए बी को दे देते हैं। चलो ए बी हमने आपको दे दिया, खुश हो जाइए आप, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको हमने बी सी भी इस बार दे दिया, और बी सी जो दिया वो 15 सेंटीमीटर दिया। आपसे पूछ दिया ए सी यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू बताइए।
परपेंडिकुलर दे दिया, बेस दे दिया, हाइपोटेनस की वैल्यू बताइए। तो प्रश्न इतना निर्दयी नहीं रहेगा कि आपको ये न बताए कि हमने हाइपोटेनस दिया है कि नहीं दिया है। इसीलिए आपको ये फिगर, आपको वहाँ पे वो सिचुएशन गिवन रहेगी कि इस एंगल पे 90 डिग्री बन रहा है, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि हाइपोटेनस AC हो रहा है, A और C, और उसी की वैल्यू को हमें निकालना है, यानी कि हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, प्रश्न इतना कड़वा नहीं बन पाएगा। तो वहाँ पे वो कौन उसको निकालेगा कि जब कुछ डिफाइन ही ना हो कि कौन हाइपोटेनस हो रहा है, कौन हाइपोटेनस नहीं हो रहा है। जब हमें पता ही ना हो कि हाइपोटेनस निकालना है कि बेस निकालना है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ प्रश्न का। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न, उल जलूल प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलता है। रेप्यूटेड एग्ज़ाम है तो उसमें सारी चीज़ें डिफाइंड वे में दी गई होती हैं, A, B और C है। ठीक है, अब इस बात को देखिए, आपको अंदाज़ा लग गया इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप तुरंत इधर उधर न टहल करके आप कहेंगे सर जी राइट एंगल ट्रायंगल है, तुरंत हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तुरंत के तुरंत काटते हैं, काट छाट के देखते हैं, छोटा होता है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 2 से कटने का कोई सवाल नहीं उत्पन्न होता है, 3 से कट रहा है, काट लेते हैं। 3 से काटेंगे सर जी, ये हो जाएगा 12, मैंने बोला बिल्कुल ठीक, और ये हो जाएगा 5, ये भी बात तुमने सही बता दी। ठीक है, तो सर जी 5 और 12 का उपयोग करके ट्रिपलेट एक बनता तो है, और उस ट्रिपलेट का नाम है 5, 12 और 13। 5, 12 और 13, यानी कि सर जी 5 बराबर 15 दे रखा है, 12 बराबर 36 दे रखा है, यानी कि दोनों के दोनों 3 गुना, तो 13 की वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी, यानी कि 39 हो जाएगी। बस बात खत्म, गेम ओवर हो गया। तो इस तरीके से आपको ट्रिपलेट से जो है राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स निकालने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो अब हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और फिर अब हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक इसको ख़त्म करते हैं। लेकिन हाँ, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन सर्कल और सर्कम सर्कल वाला ही टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जो है नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल में इन सर्कल का रेडियस कैसे निकालें और सर्कम सर्कल का रेडियस कैसे निकालें, इस बात को जाना। और फिर उसका जो महत्वपूर्ण बात है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो है पाइथागोरस थ्योरम, उसको भी हम लोगों ने जाना। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में भी जाना। तो इसकी मदद से जो है 2 साइड की लंबाई दी गई होगी, तो तीसरे साइड की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी बातें इस क्लास में आपको क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आज की क्लास का मतलब कुछ पॉइंट निकल के आता है। तो देखिए, मेंसुरेशन जो है हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। मैंने आपको ट्रायंगल की एरिया निकालना सिखा दिया, फिर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आज बता ही दिया, और इसी तरीके से ट्रायंगल चाहे कोई भी हो, हीरोन्स फार्मूले भी बता दिया, परपेंडिकुलर भी बता दिया कि परपेंडिकुलर का लेंथ कैसे निकालेंगे, किसी साइड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो उसका लेंथ कैसे निकालेंगे, तो हीरोन्स फार्मूले का यूज करेंगे, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज करेंगे, तब वहाँ से हाइट को ही परपेंडिकुलर मान करके और निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सारी बेसिक बातों को अब तक हम लोगों ने सीखा है। अब क्या होता है, मेंसुरेशन की जो स्टार्टिंग कई लोग कर देते हैं, वो सीधे सीधे डायग्राम वाले क्वेश्चन से कर देते हैं, जो कि बहुत आगे का लेवल है। उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इन सारी बेसिक बातों का पता होना ज़रूरी है, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सारी बेसिक बातें जिसको नहीं पता होगी, वो सीधे फिगर वाले सवालों पर जब डायरेक्ट पहुँचेगा तो वो कहाँ से कर पाएगा। वो सीधे सीधे इस तरह के सवाल कराने लगते हैं कि भैया देखिए ये एक स्क्वायर है, तो यहाँ से हमने एक क्वाड्रेंट ड्रॉ किए, ये एक क्वाड्रेंट हो गया और ये एक क्वाड्रेंट हो गया, और ये ज्वाइन हो गया, ये सर्कल बन गया। अब इस सर्कल का रेडियस बताइए। थोड़ा तो रहम करूँ, पहले दूसरे क्लास में सीधे ये वाले सवाल करा रहे हूँ। तो इस सवालों से क्या होगा, इससे जो है मेंसुरेशन में बच्चे जो है मेंसुरेशन को टफ समझने लगते हैं। ठीक है, सीधे हम इस सवाल से शुरुआत नहीं कर सकते मेंसुरेशन की,
क्यों? क्योंकि बच्चों का लेवल हमें ऊपर करना है। तो बच्चों को जो मैथ्स में दिक्कत आती है, खासकर एडवांस मैथ में, तो उस दिक्कत को हम लोग बेसिक से जब हम लोग पढ़ाएंगे तो वो दिक्कत धीरे धीरे उनके अंदर भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब सीधे सीधे हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग कर दें, 1-2 क्लास पढ़ाने के बाद सीधे ऐसे सवालों कराने लगें, तो ऐसे में बच्चा इन सवालों को रट लेगा लेकिन वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग आपको ये सारी बेसिक बता रहे हैं। ट्रायंगल की एरिया निकालना, फिर मिड पॉइंट थ्योरम बताया। मिड पॉइंट थ्योरम में भी मैंने आपको कई सारी बेसिक बातें बताई कि पहले वाले ट्रायंगल की एरिया का 1/4 करेंगे, तब जाके वो अंदर वाले ट्रायंगल की एरिया आएगी। फिर उसके अंदर की एरिया निकालना होगा तो पिछले वाले का 1/4 करेंगे। ये सारी बातें मैंने आपको धीरे धीरे समझाया, तब जाके हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। एकदम एक सीरीज में ये तैयारी धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, तो इतना जो है किसी भी ऑफलाइन क्लास में भी इतने बेसिक से आपको नहीं बताया जाता जितने बेसिक से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो इस बात का ध्यान में रखिए। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और प्लीज़ एक सबसे जो ज़रूरी बात है, जो कि मैं सबसे ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, वो ये है कि आप इन सारी चीज़ों का रिवीजन एक नहीं 2 बार ज़रूर करिए। बिना रिवीजन किए आप इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। समझने में तो अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर कुछ दिन बाद भूल जाएगा कि सर जी कैसे बताए थे ट्रिपलेट को 2 गुना करने वाला, 3 गुना करने वाला, यहाँ पे काम नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कैसे आएंगी, जितना ज़्यादा बार आप इसको रिवाइज करेंगे, इसका प्रॉपर नोट्स बना करके, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, चलिए।